सादर प्रणाम विद्यार्थियों और उनके समस्त अभिभावकों को। मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चाऊपुरा गंगो सहारनपुर से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के विषय पर ये शिक्षण सामग्री आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज हम नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना विषय पर चर्चा करेंगे। आज का प्रकरण है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। आप इस प्रकरण को समझें। शब्द है कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ होता है संगठित होना या संगठित करना, प्रणाली, व्यवस्था या तरीका, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, और शब्द है पुनर्स्थापना। इस शब्द को आप पुनः स्थापना भी पढ़ सकते हैं। पुनः का अर्थ होता है दोबारा और स्थापना का अर्थ होता है स्थापित करना या फिर से व्यवस्था को व्यवस्थित करना। तो आज हम कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना विषय पर शिक्षण सामग्री के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, शब्द कांग्रेस याद करिए। अभी मैंने बताया था कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ है संगठित करना या संगठित होना। अब आपने पहले भी बहुत सारी जानकारी इस विषय से संबंधित ली होंगी, नहीं तो छोटे छोटे अध्यायों में, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद कीजिए, कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 को बंबई प्रांत में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई। स्थापना हो गई कांग्रेस की 1885 में। उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 और 14 नवंबर को हम अपने विद्यालयों में बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और बच्चे उन्हें प्यार से बुलाते हैं चाचा नेहरू। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाने के बाद देश को फिर से नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो क्या क्या थी, ये समझिए। बच्चों, इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सत्ता में आई तो उन्हें आसानी से सत्ता प्राप्त नहीं हुई। उन्हें 2 स्थितियों का सामना करना पड़ा।
इंदिरा गांधी के प्रति विभिन्न राजनेताओं और तत्कालीन परिस्थितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों, जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी थे, विपक्षी दल, ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए दो बिंदुओं पर कार्य किया। एक, विपरीत परिस्थितियों के कारण जनता में फैले असंतोष का लाभ उठाकर नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास किया। यानी जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, देश में कुछ समस्याएं थी, उनका लाभ उन विपरीत परिस्थितियों के कारण जनता में फैले असंतोष का लाभ उठाकर नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास किया विपक्ष ने। दूसरा, कांग्रेस के भीतर फैले असंतोष के कारण असंतुष्ट नेताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। शास्त्री जी की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तरदायित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। यानी जब उत्तराधिकारी का सवाल था, कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक प्रत्याशी थे मोरारजी देसाई और दूसरी प्रत्याशी थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई के पक्ष में विचार करने वाले कांग्रेस के नेताओं का तर्क था कि मोरारजी देसाई महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने का अनुभव है। दूसरा, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रह चुके थे। इसका मतलब मंत्रिमंडल कैसे कार्य करता है, इसका भी उन्हें व्यवहारिक अनुभव था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। हमने बताया मोरारजी देसाई एक प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में, उनकी दो योग्यताएं थी। अब इंदिरा गांधी की भी दो योग्यताएं हैं। एक, वो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। दूसरी योग्यता उनकी थी कि शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। जहां मोरारजी देसाई दो प्रांतों में मुख्यमंत्री रह चुके थे, वहीं इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष और मंत्री रह चुकी थीं। तो उनके पास भी राजनीतिक अनुभव के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी था। इस दफा यानी इस बार पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी लोगों की सहमति। ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस सांसदों ने गुप्त मतदान कराया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। गुप्त मतदान का फैसला हुआ, गुप्त मतदान कराया गया और परिणाम हुआ कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। यानी इंदिरा गांधी 2/3 से भी अधिक मतों से जीत गई। प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र में इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नेता चुनी गई श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने इस कार्यकाल में यानी 1917 से 1984 के बीच उन्होंने बहुत से कार्य किए। उसमें से प्रधानमंत्री के रूप में उनकी क्या चुनौतियां रही, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए,
क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उसका अब हम अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। यहाँ यह वाक्य महत्वपूर्ण है, इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। हम 1966 की बात कर रहे हैं। हम ये ध्यान रखें कि 1962 में चीन के आक्रमण के कारण भारत ने युद्ध की स्थिति का सामना किया था। दूसरा, 1965 में मानसून प्रतिकूल रहा, जिसके कारण वर्षा कम हुई और उस समय क्योंकि कृषि वर्षा पर ही आधारित थी या निर्भर थी, इसीलिए सूखा पड़ने के कारण देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई, यानी आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी, प्रतिकूल मानसून के कारण देश में खाद्यान्न की समस्या हो गई और किसानों में उनकी स्थिति खराब होने के कारण असंतोष हो गया, तो जो कठिनाइयाँ पहले से थी वो और अधिक बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री हैं, लगातार विपक्ष का भी दबाव है, कुछ लोग उनका विरोध भी करते थे, तो उस स्थिति में वो एक बेहतर शासक हैं, बेहतर प्रधानमंत्री हैं, इस बात को साबित करने की चुनौती इंदिरा गांधी के समक्ष थी। और उन्होंने उस चुनौती को किस तरह से सामना करके बाहर आई, उसके लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पार्टी पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया और अपने नेतृत्व कौशल, वो अच्छी नेता है, इसे दिखाने की भी कोशिश की। चौथा, आम चुनाव 1967, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है, जब उन्हें लगभग 1 साल ही हुआ था प्रधानमंत्री बने हुए। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा था। शब्द है राजनीतिक दबदबा, यानी राजनीतिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभाव। हमने आपको परिचय में बताया कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो देश के आज़ाद होने के बाद अधिकांश जनता वो थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, और उस जनता का नेतृत्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। साथ ही उस समय जो नेता थे, यानी 1947 में वो थे जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन लड़े थे। तो कांग्रेस के इन नेताओं के प्रति, उसके नेतृत्व के प्रति जनता में एक स्वाभाविक सहानुभूति थी। ये भरोसा था ये हमारे ही नेता हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस पार्टी का जनता पर था। विपरीत स्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण इंदिरा गांधी के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी कि वो अपना नेतृत्व भी साबित करें और विपरीत स्थितियों में देश को कैसे चलाएंगी, इस संबंध में भी जनता में विश्वास कायम करें। इसीलिए 1967 के चुनाव को भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। इजाफा मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी,
बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की स्थिति माना। जनता की जो बदहाली हो गई थी उसका रोष था, उसकी अभिव्यक्ति थी। इससे जनता में नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। मैंने आपको अभी बताया कि जो पुराने नेता थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी क्योंकि थोड़ा नई थी तो इसीलिए वो उससे जुड़ाव नहीं कर पाए और लोगों को नाराजगी हो गई, विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। शब्द है सशस्त्र, यानी शस्त्र लेकर, हथियार लेकर। कृषक यानी किसान, विद्रोह मतलब विरोध, दंगा। और नेतृत्व किया मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। शब्द शुरू से ही आया है कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ होता है संगठित करना, क्योंकि संगठन उस समय के नेता जानते थे कैसे हो सकता है, कैसे चलाया जा सकता है और जनता की राय को उस संगठन के माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है। इन सब का लाभ उठाकर किसानों का जो संगठन था उस विरोध को भी इन नेताओं ने संगठित रूप दे दिया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। शब्द है सांप्रदायिक। जब विभिन्न मतों, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच संघर्ष होता है तो उसे सांप्रदायिक दंगे का नाम दिया जाता है या उसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे। अगुवाई मतलब नेतृत्व। जो विपक्षी दल थे यानी कांग्रेस के विरोधी दल थे, वो सब जनता में जो असंतोष था उसका नेतृत्व कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण कांग्रेस सत्तासीन है। सत्तासीन मतलब सत्ता में होना, सत्ता पर काबिज होना। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि कांग्रेस के कुछ नेता मोरारजी देसाई को पसंद करते थे और कांग्रेस के कुछ नेता इंदिरा गांधी को पसंद करते थे। अब उन्हें ऐसा लगा कि चलिए ये एक अवसर है जब हम जो इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं उनसे शायद कुछ लाभ ले सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ मिला सकते हैं। दूसरा, इंदिरा गांधी क्योंकि अन्य दो नेताओं की तुलना में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की तुलना में नई नेता थी और उन्हें ऐसा भी लगता था कि इनमें अनुभव की कमी है, तो शायद हम इन दोनों बातों का लाभ उठाकर सत्ता में आ सकते हैं। विपक्ष ऐसा सोचता था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद कहा या गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। क्या हम सारे दल संगठित हो जाएं, कांग्रेस में जितने लोग विरोध करते हैं उन्हें भी अपनी तरफ मिला लें, जनता को ये बताने में सफल हो जाएं कि जो इंदिरा गांधी है उन्हें तो देखो अनुभव की कमी है, वो क्या देश संभालेंगी। तो इस तरह से अगर समझा के हम कांग्रेस के विरुद्ध संगठित हो जाएं तो हम सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस के विरुद्ध इस सत्ता के प्रयास को ही राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद कहते हैं।
उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा, कांग्रेस शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। यानी राम मनोहर लोहिया लोगों को समझा रहे हैं कि कांग्रेस शासन एक तो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि सर्वसम्मति से तो इंदिरा गांधी को चुना नहीं गया था, और गरीब लोगों के हितों के भी खिलाफ है। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं, एक संपन्न परिवार से आई है, इसलिए वो गरीबों की समस्या नहीं समझती हैं। तो गरीबों के भी हित सुरक्षित नहीं है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है। हम जो छोटे छोटे दल हैं, जो हम सामान्य नेता हैं, वो सब एक साथ अगर वापस आ जाएं, संगठित हो जाएं, तो गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सकेगा। हम तो गरीब ही वर्गों से आए हैं, सामान्य नेता हैं, गरीबों की समस्या को अच्छे से समझते हैं और उन्हें अपनी बात अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो ये अवसर है, हम गरीबों के हक में लोकतंत्र को ला सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। ये हम आपको एक नक्शे के माध्यम से बताएंगे कि इसे राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया। पर्यवेक्षक जो विभिन्न वस्तु स्थितियों का आकलन करते रहते हैं। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था। आपने इससे पहले जाना, इससे पहले मैंने बताया कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब इंदिरा गांधी की 1966 में राजनीति में पदार्पण हुआ, उस समय तक कांग्रेस की सत्ता को कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन जब 67 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जैसे तैसे, यानी बस संख्या जितना ही बहुमत मिला, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। उसे ना तो उतने प्रतिशत वोट मिले जो इससे पहले के चुनाव में मिलते रहे थे, और ना ही उतने स्थान मिले, उतनी संख्या में सीटें प्राप्त हुई जैसी उसे पहले मिलती रही। इसीलिए इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। भूकंप जहाँ चीज़ें बिखर जाती हैं, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि वोट भी बिखर गए और सीटें भी बिखर गई। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत में नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी यानी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। दल बदल, उसकी समीक्षा हम आगे करेंगे, वो क्या है। 1967 के चुनाव में गठबंधन की घटना सामने आई। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इस कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें हैं, ये प्रांतीयों के लिए हैं, क्योंकि केंद्र में उसे जैसे तैसे बहुमत मिल गया है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र में बहुमत कांग्रेस को ही मिला है, और प्रांतों में, बहुत सारे प्रांतों में 7, उनमें तो उसे बहुमत ही नहीं मिला। 2 में उसके दल के लोग भी टूटकर दूसरे दलों में चले गए। इस कारण से 9 प्रांतों में अन्य यानी विपक्षी दलों की सरकारें बनी। इस स्थिति को आप नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो पीला रंग दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जितना भी आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ कांग्रेस का बहुमत रहा।
जो आपको ये दूसरा रंग दिखाई दे रहा है केसरिया सा, ये अन्य दलों के प्रतिनिधियों की जीत को व्यक्त करता है। पिछले पेज में हमने पढ़ा था एक शब्द दल बदल। दल बदल क्या है? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीत जाने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। कैसे? दल बदल करके। 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं हुआ, जिसे चुनाव पर्यवेक्षक कहते हैं राजनीतिक भूकंप आ गया। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के पुराने, अनुभवी और ताकतवर लोगों का समूह था, जिनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ दिग्गज नेता थे। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर, यानी जो पहले से ही पार्टी पर अपना प्रभाव रखते थे। प्रभावशाली शब्द आया है, लेकिन यहाँ जनता में जिनका प्रभाव था उसके लिए प्रयोग होगा। नेताओं का समूह था। उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं की उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी। किनके? इन ताकतवर नेताओं और प्रभावशाली नेताओं की बात ही मानेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मकाम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। यहाँ एक शब्द आया है सिंडिकेट। इस सिंडिकेट की तुलना जो विद्यार्थी इतिहास जानते होंगे इल्तुतमिश के एक संगठन चिल्लाए पहलगामी से कर सकते हैं। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था, लेकिन जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो वही संगठन रजिया सुल्तान के लिए परेशानी का कारण बन गया। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लगातार प्रभावशाली नेताओं का जो संगठन था वो सिंडिकेट के रूप में शामिल हुए, संगठित समूह के रूप में, और इंदिरा गांधी के लिए परेशानी का कारण बन गए। आज की इस विषय वस्तु में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।